मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे ग्रीनलैंड पर बात करने जा रहा हूँ। ग्रीनलैंड जिस पर ट्रंप साहब की बिल्कुल गिद्ध निगाह लगी हुई है। अखबारों में इसके बारे में काफ़ी छप रहा है और मुझे मालूम है कि आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी उनको समेटकर अभी तक की घटना जहाँ तक आई है, मुझे लगा कि उसके बारे में आपको फोकस्ड तरीके से जानकारी दी जानी चाहिए और फिर बाद में आप इसे लगातार अपडेट करते रहेंगे। ये अपने आप में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी। ग्रीनलैंड, मैं इससे पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी ज्योग्राफी की आप तैयारी करें या हिस्ट्री की तैयारी करें और उसमें अगर स्थान के नाम हैं तो उस स्थान को बाकायदे नक्शे पर स्पॉट करने की कोशिश जरूर करें, नक्शे पर जरूर देखें। इससे आपका जो विज़न है वो बढ़ जाता है और सच पूछे तो बहुत सारे जो भ्रम हैं वो टूट जाते हैं और दृष्टि अपने आप तेज हो जाती है। तो पहले तो आपको ग्रीनलैंड को लोकेट करना चाहिए कि मैप पर ये कहाँ है। मैं थोड़े से संकेत दे देता हूँ, लेकिन ये सुनने से बात नहीं बनेगी, देखने से बात बनेगी, तो देखिएगा जरूर। कनाडा आपको मालूम होगा, अमेरिका के ऊपर कनाडा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कनाडा कनाडा के राइट में, यानी कि जब आप पूर्व में जाएंगे तो आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे जाएगा, जो काफी बड़ा द्वीप है। विश्व के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है ग्रीनलैंड। अगर इसकी रियल लोकेशन हम अगर ज्योग्राफी की भाषा में बात करें तो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर कहाँ है? आपको मालूम है कि एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके राइट साइड में फिर यूरोप अफ्रीका है। तो यूरोप और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो अलग करने वाला महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। और फिर ये जो अटलांटिक महासागर है, सुविधा की दृष्टि से फिर इसे दो भागों में बांटा गया है। जो उत्तर की तरफ है उत्तरी अटलांटिक और जो दक्षिण की तरफ है दक्षिण अटलांटिक। मैंने कहा कि कनाडा के पास ग्रीनलैंड है, तो जो ग्रीनलैंड है ये अटलांटिक महासागर में कहाँ स्थित होगा, उत्तरी अटलांटिक में या दक्षिण अटलांटिक में, इसकी खोज आप मैप पर खुद कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें, या आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका दावा कर रहा है ना। अब ये बात अलग है कि अमेरिका से जो इस ग्रीनलैंड की दूरी है वो न्यूनतम लगभग 4900 किलोमीटर है। मोटे तौर पर कह लीजिए कि 5000 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर है। और अगर हम डेनमार्क की बात करें, क्योंकि डेनमार्क का ये स्वशासी क्षेत्र है, तो डेनमार्क से ग्रीनलैंड की जो दूरी है वो लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी है, न्यूनतम दूरी 2900 किलोमीटर। इस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वह डेनमार्क के ज़्यादा करीब है अमेरिका की तुलना में। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से सोचें तो यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक भाग है, लेकिन 18वीं सदी से ही यह यूरोप से जुड़ा हुआ है। और 1979 में डेनमार्क ने इसे स्वशासन प्रदान किया। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है। डेनमार्क, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री माने जाते हैं। दोस्तों, जो डेनमार्क है वो राजशाही सत्ता के अंतर्गत है, वहाँ राजशाही है। इसको जो स्वशासन प्रदान किया गया है ग्रीनलैंड को, इसका मतलब है कि आप सारे मामले अपना खुद कीजिए। वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के बीच बीच में स्टेटमेंट भी आते हैं, लेकिन जो विदेशी मामले हैं
जो सुरक्षा संबंधी मामले हैं, और जो आर्थिक नीतियां होती हैं, मुद्रा संबंधी मामले, ये सब के सब राजशाही के विषय हैं, यानी कि डेनमार्क के अंडर में है। बाकी ग्रीनलैंड अपने बारे में खुद निर्णय लेता है। इसकी जो राजधानी है वो है नूक, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वह है मात्र 57,000। ये ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप साहब की निगाह लगी हुई है, तो उनके पास क्या तर्क है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। अभी अभी उन्होंने लेटेस्ट रूप में कहा है कि ग्रीनलैंड उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि उन्हें इजराइल की तरह आयरन डोम बनाना है। इजराइल का आयरन डोम, जब बाकायदे हमास के साथ इनका युद्ध हो रहा था, उस समय आयरन डोम की बात बहुत आई थी। आयरन डोम बेसिकली एक ऐसा डोम होता है कि आप कहीं से भी कोई भी मिसाइल छोड़िए, आयरन डोम को वो पार नहीं कर पाएगा। यानी कि जो आयरन डोम है सारे मिसाइल्स को रोक लेती है। यहाँ तक कि अगर अंतरिक्ष से भी हमले किए गए तो भी आयरन डोम उन मिसाइलों को रोक लेगी। अमेरिका का कहना है कि हमें ये आयरन डोम बनाना है, और आयरन डोम बनाने के लिए उसे ग्रीनलैंड चाहिए। और अमेरिका का कहना है कि ऐसा हम केवल अमेरिका के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि नाटो देशों के लिए कर रहे हैं। नाटो, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ग्रीनलैंड है वो स्वयं भी नाटो संगठन का सदस्य है अपने आप में। डेनमार्क तो है ये नाटो देशों का सदस्य है, तो हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं, ये उसका तर्क है। ट्रंप ये बात भी कहते हैं कि यदि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेंगे, अगर अमेरिका नहीं देखरेख करेगा उसकी, तो चीन या रूस ऐसा कर लेंगे। और अमेरिका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके पड़ोस में चीन और रूस मौजूद हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रीनलैंड को संभालें, क्योंकि डेनमार्क में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को संभाल सके, ये उनका कहना है। लेकिन इसके पीछे दो और कारण हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो देखते हैं। जो ग्रीनलैंड है दोस्तों, रणनीतिक रूप से इसलिए बहुत अहम होता जा रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते वहां की जो बर्फ है वो पिघल रही है। इससे एशिया तक व्यापार के लिए छोटे समुद्री रास्ते खुल सकते हैं, समुद्री रास्ते खुल जाएंगे। और दूसरा यह है कि वहां बहुत महत्वपूर्ण खनिज रेयर अर्थ हैं, वहां यूरेनियम है, वहां आयरन है। एक तो बर्फ पिघल जाएगी तो खनिजों को निकालना आसान हो जाएगा, और फिर खनिजों का ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाएगा छोटे छोटे समुद्री रास्तों से। तो दोस्तों, सही मायने में जो ट्रंप की निगाह है, कहा जाता है कि वहाँ जो खनिज संसाधन हैं उस पर ज़्यादा है। जैसे कि वेनेजुएला में जो मूल निगाह थी वो तेल पर थी। तो जो विशेषज्ञ हैं वो इसे इस रूप में देखते हैं। दोस्तों, आसान नहीं है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। यूरोप के जो देश हैं वो ज़्यादातर देश बहुत ज़बरदस्त रूप से ट्रंप की इस दावेदारी का विरोध कर रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ब्रिटेन है, स्पेन है। ये तो यूरोप के बहुत महत्वपूर्ण देश हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जो ग्रीनलैंड है वो ग्रीनलैंड के लोगों का है। डेनमार्क उसके बारे में फैसला करे या ग्रीनलैंड उसके बारे में फैसला करे, उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता। वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब बात थोड़ी सी नाटो की। देखिए, जो नाटो संगठन बना है ये बेसिकली एक सैन्य संगठन है। नाटो और वार्सा जो दो संगठन पहले अस्तित्व में आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, जो नाटो संगठन बना है उसका एक क्लॉज है जो बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। वह क्लॉज इस बात से जुड़ा हुआ है कि नाटो संगठन के किसी भी सदस्य राष्ट्र पर यदि कोई भी आक्रमण होता है, एक राष्ट्र पर आक्रमण होता है, तो इसे नाटो के सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा। इसका मतलब है जब कोई भी देश नाटो के सदस्य देशों पर आक्रमण करेगा तो नाटो संगठन के सभी देश मिलकर उसका विरोध करेंगे, उसे रोकेंगे, उस पर अटैक करेंगे। यानी कि नाटो एक संयुक्त शक्ति है। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका नाटो का सदस्य है, ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य है, डेनमार्क नाटो का सदस्य है,
एक नाटो संगठन का ही सदस्य राष्ट्र नाटो संगठन के दूसरे सदस्य राष्ट्र पर अटैक कर रहा है तो क्या होगा? उसे क्या माना जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? लग रहा है ना कि मामला काफी उलझा हुआ सा है। ये इतना आसान मामला नहीं है। लेकिन ट्रंप की बात आप जानते हैं। अभी तक ट्रंप के बारे में जो भी आपकी धारणा बनी हुई होगी, उस धारणा के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब कुछ दिनों पहले ही कह चुके हैं कि मुझे तो केवल एक ही व्यक्ति समझा सकता है और वो है मैं खुद। और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून वानून को मानता ही नहीं हूं। मुझे तो बस अमेरिका का हित देखना है। और वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को अमेरिकी हित से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में यहाँ बता दिया है। इस पर आप नज़र रखिएगा और इस टॉपिक को लगातार अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।